हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 2 आवर कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सरसाइजेस के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले जो है पूरे 11 चैप्टर्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। क्लास चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। First is, what do you understand by constitutional committee? Why was this committee established? तो हमने जब चैप्टर डिस्कस किया था हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के बारे में देखा है और कब ये एस्टैब्लिश हुआ उसके बारे में भी देखा है। तो इसी क्वेश्चन आंसर्स को हमको लिखना है अपने तरीके से, या तो बुक में अगर अच्छे से क्लियरली दिया होगा तो हम बुक से देख के करते हैं, अदरवाइज जो है अपने शब्दों में आपको लिखना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का गठन क्यों हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो पीपल वी आर ऑल्सो कंसर्न, तो पीपल ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी क्यों बनाएगी? The people were also concerned about how government would be established after Britishers left the country. तो जब आज़ादी मिलने वाली थी, हमारे कंट्री को मिलने वाली थी, तब ये सबसे बड़ा कंसर्न था लोगों का कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करना है, किस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म होगी, क्या प्राइम मिनिस्टर रूल करेगा, प्रेसिडेंट रूल करेगा। तो ये कंफ्यूजन था लोगों में। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अ ग्रुप वाज इलेक्टेड एंड वाज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज थे, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। तो ये सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक समिति बनाई गई, उसका क्या नाम था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वर 299 मेंबर्स। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 299 मेंबर्स थे, जो कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स को बिलोंग करते थे। The job of Constituent Assembly was to write Constitution। तो Constituent Assembly का क्या काम था? Constitution लिखने का काम था। तो Constitution होता कहा क्या है? Constitution is a collection in which the laws, rights and duties are written in such a manner that outline the system and social ideal values are written in it। तो Constitution एक collection है जहाँ पे laws, rights और duties जो citizens को provide की जाती है, जो citizens को follow करना चाहता है, वो लिखा हुआ होता है और social और ideal values भी इसमें लिखे हुए होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच सिचुएशन वाज नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रिक्वायर्ड। तो जब आज़ादी का समय आया, जब हमारा देश आज़ाद हो ही गया था, तब क्यों जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की? क्या जरूरत थी? तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, देयर वाज कंसर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट वुड बी एस्टैब्लिश आफ्टर ब्रिटिशर्स लेफ्ट द कंट्री। जैसे कि पहले वाले जो क्वेश्चन आंसर है उसमें भी मैंने ये मेंशन किया है कि वहाँ पे एक बात हो रही थी कि जब गवर्नमेंट बन जाएगी तो गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कैसे करेंगे, किस टाइप की गवर्नमेंट हम फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, शुड बी अडॉप्ट ऑटोक्रेसी और वी शुड चूज कैंडिडेट फ्रॉम द मासेस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो क्या हमको ऑटोक्रेसी फॉर्म करना चाहिए या फिर हमको डेमोक्रेसी? ठीक है, जहाँ पे हम कैंडिडेट चूज करते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, और जहाँ पे एक ही व्यक्ति का राज होता है उसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है। तो किस टाइप की गवर्नमेंट? नेक्स्ट इज, हु शुड हैव मोर पावर और अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए, क्या रूल रहना चाहिए, इसके लिए भी। नेक्स्ट इज, हाउ वुड ऑल द चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटी टू बी एजुकेटेड। तो कैसे भी सभी बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगा, और जो प्रॉब्लम थी अनटचेबिलिटी की, उसको कैसे हटाया जा सके। कि कुछ 5 ही पॉइंट्स है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, ऐसे बहुत सारे मैटर्स है जिसके कारण ये बहुत ही ज़रूरी था कि हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए जिसमें सारे रूल्स, रेगुलेशन, ड्यूटीज लिखा हो, सारे जो मुद्दे हैं उनके बारे में लिखा हो, सारे एक्ट्स हो, ताकि हम हमारा जो कंट्री है वो स्मूथली गवर्नमेंट को फॉलो कर सकें। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द वर्ड इक्वालिटी मीन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वालिटी का क्या मतलब है? प्रियम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसमें क्या मतलब है? तो इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल पीपल शुड हैव सेम अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस इन सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इट ऑल्सो मीन्स दैट लॉ अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस। तो जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें यही दिया गया है कि इक्वालिटी का मतलब ही क्या होता है कि सारे लोग एक समान हैं। तो पीपल शुड हैव, लोगों के पास एक ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबको समान अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। मतलब सबको, मतलब अगर कोई जॉब है तो जॉब में सारे लोगों को जो है इक्वली पार्ट लेने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी को पार्ट रिलीजन के बेसिस पे पार्ट लेने दिया जा रहा है। अगर कोई कहीं पे सोशल इवेंट हो रहा है तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें जो व्यक्ति चाहे वो पार्ट ले सकता है।
और स्टेटस भी हमें सोसाइटी में सबको इक्वल देना है, किसी के पास भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। इट ऑल्सो मीन्स दैट लॉ अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन, और इसका ये भी मतलब है कि लॉ के सामने हर व्यक्ति जो है वो समान है, कोई भी उसका कैसा भी सोशल स्टेटस हो। लॉ मतलब अगर कोई गरीब क्राइम करता है, कोई पुअर पीपल है वो क्राइम करता है, अगर कोई अमीर क्राइम करता है तो दोनों को इक्वल तरीके की सजा ही सुनाई जाएगी। ये नहीं कि किसी को अलग, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज व्हाट वाज टोल्ड अबाउट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या बात कही गई है? The Constitution of India's Article 21A states that all children between the age of 6 and 14 have right to free and compulsory education. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act RTE of 2009 specifies the details of this right. तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21A में ये डिस्क्राइब किया गया है कि सभी बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच है उनको ये पूरा अधिकार है कि उनको फ्री और कंपलसरी, ये बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी मतलब उनको जाना ही है, एजुकेशन के लिए पढ़ना ही है। और ये जो राइट है ये किसमें लिखा गया है? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें इसकी डिटेल्स के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट इज व्हाई वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसका गठन 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया? तो ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस एट लाहौर कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 26 जनवरी 1929 पास्ड रेजोल्यूशन फॉर टोटल इंडिपेंडेंस। तो यही वो दिन था 26 जनवरी 1929 में एक रेजोल्यूशन, एक दस्तावेज पास किया गया जिसमें क्या कहा गया था? इसी डे को हमको टोटल इंडिपेंडेंस के लिए मनाना है। यही डे है जहाँ पे हम ये मानेंगे कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। टू मेक दिस इम्पॉर्टेंट, और ये 26 जनवरी को इम्पॉर्टेंट मनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया और टोटल इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज जो है वो लेके आए। नेक्स्ट इज व्हाट प्रॉब्लम वुड हैव अराइजन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट फॉर्म। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता हमारे देश में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती? तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वैसे ही देख सकते हैं कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहेगा तो कोई अपने हिसाब से अगर कुछ भी करता रहा तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा मार पीट यही सब होगा। ठीक है, तो इफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट फॉर्म दिस प्रॉब्लम्स कुड हैपन। तो सबसे पहले कोई रूल नहीं होगा तो देयर वुड बी नो क्लियर लॉज लीडिंग टू कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। तो अगर कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं होगा, एक क्लियर लॉ नहीं होगा तो इससे क्या होगा? एक कन्फ्यूजन होगा, एक डिसऑर्डर होगा। कन्फ्यूजन मतलब आदमी को समझ नहीं आएगा उसको करना क्या है। ठीक है, और डिसऑर्डर का मतलब है कि कोई भी कुछ भी अगर करेगा, जैसे कि ट्रैफिक में ही अगर रूल्स नहीं है, हम जैसे रोड पे चलते हैं उसका कोई रूल नहीं है कि आपको लेफ्ट से जाना है, राइट से जाना है, कहाँ से जाना है, तो क्या होगा? मोस्टली एक्सीडेंट्स होंगे, मोस्टली एक झगड़ा लड़ाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नो राइट फॉर पीपल। अगर किसी पीपल के पास कोई राइट नहीं होगा तो पीपल माइट हैव not have have the freedom to speak, study और live safely। तो उनके पास अगर कोई राइट नहीं होगा पीपलों के पास, तो फिर लोगों के पास तो वो उनको कोई अधिकार नहीं होगा कि कभी भी कोई उनको चुप करा दे। वो उनका रहने का भी मतलब कोई वो नहीं होगा, वो सेफली रह भी नहीं पाएंगे, एक सुरक्षित जीवन नहीं जी पाएंगे। अगर कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होगी तो देयर वुड बी नो सिस्टम टू रन द कंट्री प्रॉपरली। तो भाई कैसे रन होगा कंट्री? कोई भी कुछ भी करते रहेगा। फिर मोर अनफेयरनेस। ठीक है, तो सम पीपल माइट बी ट्रीटेड अनफेयरली विदाउट लॉस टू प्रोटेक्ट देम। तो जब हमारी कंट्री आज़ाद नहीं थी तो ये चीज़ें बहुत थी कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था और कुछ लोगों को बहुत ही बेकार। स्लो ग्रोथ है ना, ग्रोथ भी रुक जाएगा। स्कूल्स, हॉस्पिटल, बिजनेस माइट नॉट वर्क वेल विदाउट प्रॉपर रूल्स। ठीक है, विदाउट प्रॉपर रूल्स ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगी और अदर कंट्रीज में टेक ओवर। तो जैसे पहले हुआ था, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को टेक ओवर कर लिया था, तो वैसे ही हमारी कंट्री एक वीक कंट्री हो जाएगी और वो भी कंट्रोल दूसरे कोई कंट्री जो है उसको कंट्रोल कर देंगे। नेक्स्ट इज फाइट फॉर पावर। तो ग्रुप्स माइट टेक फाइट टू कंट्रोल लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। सो ग्रुप जो है उनको मतलब लड़ने का मतलब एक ग्रुपिज्म हो जाएगा, लड़ने का उनको मौका मिल जाएगा, एक पावर मिल जाएगा लड़ने के लिए। नो यूनिटी, पीपल माइट नॉट फील लाइक नेशन विदाउट अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स, है ना। तो अगर कोई भी यूनिटी नहीं होगी तो लोगों को नहीं लगेगा कि एक सेट के में आपको रहना है, एक साथ एकजुट कर रहना है। नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन इन द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो इसका क्या होगा? तो इससे क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट कन्फ्यूजन होगा। ठीक है,
लोग अपने मन मर्जी जो भी करना है करेंगे, तो इससे मैस हो जाएगा, एक मतलब एक डिसऑर्डर फैला जाएगा, कोई भी कहीं भी कुछ भी कर लेगा। तो इससे क्राइम्स भी बढ़ेंगे विदाउट लॉस, जो स्टीलिंग है, चोरी है, लड़ाई है, चीटिंग है, ये ज़्यादा बढ़ जाएगी। रोड, स्कूल और पब्लिक प्लेसेस में अनसेफ हो जाएगा, वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी कोई करेगा तो अनफेयर ट्रीटमेंट भी होगा। द स्ट्रॉन्ग माइट टेक द एडवांटेज ऑफ वीक विदाउट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ट्रैफिक के रूल्स नहीं होंगे तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होगी, तो कोई भी प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है तो मैनेज कैसे होगा कंट्री। और क्या होगा, फाइट और पीस, है ना, फाइट और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी, लैंड को लेके, मनी को लेकर, पावर को लेके, हमारी कंट्री का प्रोग्रेस रुक जाएगा, स्कूल्स, हॉस्पिटल, बिजनेस में अच्छे से बरकत नहीं होगी, और जस्टिस नहीं होगा, नो जस्टिस, है ना, अगर कोई गलत करता है तो उसको कोई भी जस्टिस नहीं मिलेगा, और हर जगह क्या है, अशांति फैल जाएगी। तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स आप चूज कर सकते हैं जो आपको इजी लग रहा है। इतने सारे पॉइंट्स, पूरे सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी 5 पॉइंट्स इजी लगते हैं आप इसको पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट ए ब्रीफ नोट ऑन नेशनल इंटीग्रिटी। नेशनल इंटीग्रिटी में हमको एक छोटा सा लिखना है। इंटीग्रिटी मतलब एकजुट होकर रहना। The national integrity means unity and togetherness among the people of a country, no matter their religion, कल्चर और लैंग्वेज। हर नेशनल इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है कि हम एकजुट होकर रहे, एक साथ होकर रहें, जो भी मतलब मैटर नहीं करता है कि कोई भी वो रिलीजन का है, कल्चर का है, लैंग्वेज का है। तो नेशनल इंटीग्रिटी का मतलब हमारे पूरे देश के लोग एक साथ होकर रहें, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी जाति को मानते हो। तो इट हेल्प्स टू मेंटेन पीस, हार्मनी एंड स्ट्रेंथ इन द नेशन। तो इससे क्या होता है, हमारी कंट्री में शांति, हार्मनी और स्ट्रेंथ बढ़ता है, एकजुटता बढ़ती है। व्हेन पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर डिफरेंसेस एंड वर्क टुगेदर, द कंट्री ग्रोस एंड डेवलप। और जब ये लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो कंट्री भी अच्छे से डेवलप करती है। तो इतने ही 8 क्वेश्चन आंसर्स थे इसमें, जो कि मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिए आपके साथ में। और अगर आपको ये जो वीडियो लेक्चर है पसंद आया, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।